Hello guys, myself Pradeep Chaurasia welcomes all of you in my YouTube channel New Gurukul Center of Excellence। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो है कोरोना को लेके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है और आए दिन लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मर रहे हैं। तो आप लोग घर पे रहिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो हम लोग पिछले 15 दिन से जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारी टीम जो है वो इन्फेक्टेड हो गई थी और हेल्थ का बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो इसलिए 15 दिन से जो हम वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो आज जो है जब थोड़ा बहुत रिकवर हुए तो हमने सोचा लो आज वीडियो बनाते हैं। तो हम जो है जो ये फिजिक्स की सीरीज चल रही थी कक्षा 10 की, इसमें जो है बेसिक चीज़ों को जान रहे थे। दर्पण से संबंधित जो कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, उसके बारे में जान लिए थे। तो आज हम पिछले लेक्चर हमने बताया था कि एक फॉर्मूला है F बराबर R/2, ये हमको प्रूव करना है। क्योंकि ये हम प्रूव तो करवा देंगे, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि जो दर्पण से संबंधित किरण आरेख होती है उनको कैसे खींचा जाता है। क्योंकि इसको प्रूव करते समय में एक चित्र बनाना पड़ेगा और उस चित्र के माध्यम से हम इसको प्रूव करवाएंगे। लेकिन जब तक हमें यह नहीं पता रहेगा कि जो किरण है उसका आरेख कैसे खींचा जाता है, तब तक हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दर्पण से संबंधित किरण आरेख खींचने के नियम को जानेंगे। तो सामान्यतः इसके जो है 3 नियम हैं कि जब किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दूसरा किरण जो है फोकस से होकर आ रही है, तीसरा जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। तो वो कैसे और किधर से होकर जाएगी, इन सब चीजों को हमको एक डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि दर्पण से संबंधित जो किरण आरेख है वो कैसे खींचे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए, दिख रहा है ना, यहाँ हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के खींचने के नियम, प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। अर्थात हम यहाँ पे गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण में हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उसमें कोई वस्तु उसके सामने कहाँ पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसे बनता है, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो आभासी होता है या वास्तविक होता है, वो उल्टा बनता है या फिर सीधा बनता है, या फिर वो बड़ा बनता है या छोटा बनता है। तो इन सब चीजों को हम तभी एक बेहतर तरीके से खींच पाएंगे जब हमें उसके प्रतिबिंब को खींचने के लिए जो किरण आरेख होती है उसको दर्शाने का एक बेहतर तरीके से या फिर विधिवत हमको ज्ञान होगा, तभी हम खींच पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि खींचने के नियम। तो सबसे पहले इसके जो है हम नियम की बात करते हैं कि कितने नियम है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके 3 नियम है। कितने? 3 नियम है। पहला है जब वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण से टकराती है
तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना F, से होकर जाती है। एक चीज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, अवतल दर्पण। क्या है? पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि पहले इसका फिगर बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके बाहरी उभरे हुए तल पे क्या की हुई है? पॉलिश की गई है। और ये इसका रहा ध्रुव और ये रहा मुख्य अक्ष। ठीक, अब इसका कहीं पे होगा फोकस, कहीं पे होगा वक्रता केंद्र। यहाँ पे जो इसका ध्रुव है ये P होगा। अब हमने दिखाया है यहाँ पे कि वस्तु से चलने वाली किरण, मान लेते कहीं पे वस्तु रखी हुई है, उससे चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इसके समांतर, अगर इसके समांतर ऐसे आई किरण तो क्या होगा? ये टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से, ऐसे मुख्य फोकस से, ये तो हो गई आपतित किरण। ठीक, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, क्या हुआ? आई किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, और टकराने के पश्चात मान लेते हैं यहाँ पे ये जो किरण थी ए बी, ये बी बिंदु पे टकराई और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से चली गई। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो इसका फोकस है ये दर्पण के सामने ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो जिधर वस्तु रखी हुई है दर्पण के उसी ओर इसका फोकस है, तो उसी फोकस से होकर चली जाती है। और अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इसके धसे हुए तल पे पॉलिश है, धसे हुए तल पे पॉलिश है। यहाँ पे इसका P ध्रुव था, यहाँ पे भी इसका P ध्रुव है, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, यहाँ पे इसका रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे हम दर्शाते हैं, ये कोई किरण आई ऐसे इसके समांतर, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये जब टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे इसको बनाएंगे और ये रहा फोकस, तो ऐसे इधर से होके गई। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे, ये जो फोकस है उधर से ही आती हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि वहां से आ नहीं रही, सिर्फ हमको ऐसा दिख रहा है कि उधर से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। क्योंकि ये दर्पण है तो दर्पण में क्या होती है? किरणें एक आर पार नहीं जाती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम कहेंगे आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई किरण किसी वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। किसमें? ये अवतल दर्पण में। लेकिन अगर हम बात करें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण
टकराने के पश्चात या फिर परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो वो स्थिति उत्तल दर्पण में बनेगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर दूसरी स्थिति बताते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है या फिर मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। इसको नोट डाउन करिए। तो बताते हैं ये स्थिति इस स्थिति में कैसे बनेगी। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति की ये स्थिति बात करते हैं कि जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फिर मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पे देखना थोड़ा सा अंतर है। एक मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, दूसरा है मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। लिखेंगे, पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण ध्रुवी मुख्य अक्ष फोकस वक्रता केंद्र। हमने क्या बताया? मुख्य फोकस से होकर आने वाली, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये कौन सी किरण थी? ये हुई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसमें क्या हो रहा है? मुख्य फोकस से होकर आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर निकल जाती है। और दूसरी स्थिति जब बनती है किसकी? उत्तल दर्पण की। ये रहा ध्रुव, यहां कहीं पे फोकस, इधर वक्रता केंद्र। तो इसमें होगा कि जब मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ऐसे यहाँ पे देखो, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण जब ये परावर्तित होगी तो ये हुई आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। ठीक दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण, यहाँ पे लिखना अवतल दर्पण। मुख्य फोकस से होकर आ रही है ना, अवतल दर्पण। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये तो हो गया अवतल दर्पण। लेकिन अगर हम उत्तल के लिए लिखेंगे, ये तो अवतल दर्पण की स्थिति हुई। उत्तल के जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य फोकस की ओर,
जाने वाली किरण, जाने वाली किरण लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है, कूलर चला देते हैं तो पता लगता है उसकी आवाज बैकग्राउंड में आने लगती है, तो इसीलिए जो है कूलर और पंखा बंद करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा कमरे में गर्मी लगने लगती है। तो हाँ, बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम ये था कि अगर मुख्य फोकस से होकर आ रही है कोई प्रकाश की किरण, कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो अब चूंकि मुख्य फोकस से होकर किस दर्पण में आएगी? अवतल दर्पण में आएगी ना, क्योंकि जो उसका अवतल दर्पण होता है वो हमेशा दर्पण के अवतल दर्पण की जो फोकस तल होता है या जो फोकस बिंदु होता है वो हमेशा अवतल दर्पण के सामने होता है, यानी कि जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उधर होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि फोकस से होकर किरण आ रही है और वो जब टकराएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। ये तो होगी अवतल दर्पण की स्थिति। लेकिन जब उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये है हमारा फोकस तल या फोकस बिंदु, किसमें? उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में। तो ये होगा कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली या फिर मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, ये हो गई दूसरी स्थिति। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की, इसको नोट डाउन करिए। अब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं। पहला तो हो गया था कौन सा? मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा फोकस से होकर, तीसरा अब एक इसमें एक बिंदु और बच रहा है जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले या फिर दूसरे लेक्चर में आपको वक्रता केंद्र के बारे में बताया था, या फिर दर्पण से संबंधित जितनी टर्मिनोलॉजी या दर्पण से संबंधित जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी उनके बारे में मैंने आपको विधिवत बताया था। तो यहाँ पे तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, ये रहा वक्रता केंद्र, इधर से होकर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्या है यहाँ पे? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर आने वाली। ठीक, उत्तल दर्पण में हम कहेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कि वक्रता केंद्र की ओर ठीक, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण जा नहीं रही है, बस खाली जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये हो गई इसी पे पहले आपतित, फिर ये हो गई परावर्तित। यहाँ पे भी जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से परावर्तित भी हो रही है। ठीक, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाशिक किरण
अवतल दर्पण में, क्योंकि उसी में तो होकर आएगी अवतल दर्पण। ठीक, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक, ये तो हो गया अवतल दर्पण। लेकिन जब उत्तल दर्पण के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाशिक किरण, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र की ओर। यह वक्रता केंद्र कहाँ है? दर्पण के दाहिनी साइड है, यानी फिर कहेंगे हम धनात्मक दिशा में है, या फिर दर्पण के सामने नहीं है, तो यहाँ पे प्रकाशिक किरण उत्तल दर्पण में। ये इसको ध्यान दिए, इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक इसको नहीं लिखेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम कहेंगे वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक, पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक बताते हैं कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है तथा फोकस दूरी है उसके बीच में कौन सा संबंध है। तो अब ये जब चीज क्लियर हो गई है तो हम जब उसको समझाने के लिए उसका निगमन कराने के लिए, डेरिवेशन कराने के लिए जब एक चित्र बनाएंगे तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने जो है दर्पण से संबंधित जो किरण आरेख खींचने के नियम थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। अब आगे का जो टॉपिक है वो है दर्पण के वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से प्रेजेंट करते हैं, तथा फोकस दूरी जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से, में संबंध, जिसको जो है मैंने दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में बताया था कि जो एफ होता है वो r/2 होता है। और कब होता है? जब दर्पण का द्वारक, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो जो f होता है वो हमेशा r/2 मतलब कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक, तो ये जो f बराबर r/2 है, ये स्थिति दोनों में बनेगी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है दोनों के लिए फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए इसका डेरिवेशन करेंगे, फिर उत्तल दर्पण के लिए करेंगे। ठीक, सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में एक फिगर बनाते हैं ऐसे, ये एक फिगर है, ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ पे इसका ध्रुव P है, ये रहा इसका
मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ कहीं पे इसका जो फोकस तल है ये होगा, यहाँ कहीं पे इसकी वक्रता त्रिज्या सी है। ठीक, अब ये जो दर्पण है M1 M2, इसका जो द्वारक है M1 M2 है। ठीक, यहां से कोई किरण ऐसे आई A B। अभी हमने किरण आरेख खींचने का नियम बताया कि अगर जो किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो किधर से होके जाएगी, वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, कहाँ से होकर गई, मुख्य फोकस से होकर गई। और दूसरा, अगर हम C को B से मिला दें, C को B से मिला दें ऐसे, ठीक, तो ये जो होगा ये B बिंदु पर अभिलंब होगा। ठीक, अब ये अभिलंब कैसे होगा ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि जो अगर हम C को B से मिला रहे हैं तो ये अभिलंब किस प्रकार होगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस प्रकार अभिलंब हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये क्या था, ये किरण आरेख खींचने का नियम नंबर 1 था कि अगर कोई जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, वो किसी भी कीमत से किसी और दूसरे मार्ग से होकर नहीं जाएगी। यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो टकराने के पश्चात, परावर्तन होने के पश्चात वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो होकर जाती है। अब फिर आगे लिखेंगे इसमें, तथा C को B से मिलाने पर CB अभिलंब प्राप्त होता है। ठीक, C को हमने B से मिलाया तो हमको अभिलंब प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब ये हमको अभिलंब मिल गया तो हमने पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये R मिला, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखो हमको यहाँ पे कुछ चित्र मिल रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन चित्रों को जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, CB जब अभिलंब प्राप्त हुआ तो लिखेंगे कोण ACB प्राप्त होता है, तो कोण ABC बराबर I, और ये क्या है, ये है आपतन कोण। ठीक, उसके बाद कोण CBF बराबर R,
ये क्या है, ये है परावर्तन कोण। ठीक, ये परावर्तन कोण, और जब ये परावर्तन कोण और ये आपतन कोण है तो कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ बराबर होंगे ना। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 1 किससे मिला, हमको मिला परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, जो परावर्तन का पहला नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। कब होते हैं, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार जब दर्पण से कोई किरण टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो और जो आपतन बिंदु होता है उस पर अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे परावर्तन के नियम से क्या हुआ, ये ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ है। ठीक, और दूसरा जो है, यहाँ पे एक चीज आपने देखा कि जो ए बी है वो समांतर है सीपी के, ए बी सी पी के समांतर है। तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ठीक, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। ये बना हमारा कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक, कौन सा, ए बी सी बराबर बी सी एफ, एकांतर कोण। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई 1 एंड 2 बराबर का बराबर बराबर होता है। ये ए बी सी है, सी बी एफ के बराबर है, ये ए बी सी है, बी सी एफ के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो जब ये कोण आर है, ये कोण भी आर हो जाएगा। मतलब कि जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो फिर लिखेंगे कि जो बराबर कोण के सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। अतः लिखेंगे, अतः सी एफ बराबर एफ बी बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक, अब यहाँ पे सी एफ बराबर एफ बी हो गया। तो यहाँ पे सी एफ बराबर एफ बी हो गया। अब हमने इसमें एक कंडीशन डाल रखी है कि यदि इधर यहाँ पे देखते हैं, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा या फिर छोटा हो, मतलब कि ये जो M1 और M2 है ये एक इसको संकुचित कर दिया जाए, छोटा होगा तो क्या होगा, तो बी पी के समीप होगा या फिर हो जाएगा। तो जब इसके अगर समीप हो जाएगा तो जो एफ बी है वो बराबर एफ पी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एफ बराबर एफ बी था और यहाँ पे एफ बी बराबर एफ पी है, तो हो जाएगा सी एफ बराबर एफ पी। ठीक,
अब देखो हमको ये पता है कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसको स्मॉल f से दिखाते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होती है इसको कैपिटल R से दिखाते हैं। तो अब चूंकि हमको ये दूरी नहीं पता है, तो अगर हमको CF को लिखना होगा तो हम CF को क्या लिख देंगे, CP माइनस CP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसमें से घटा देंगे तो दूरी निकल आएगी, तो CP माइनस FP बराबर FP। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो CP बराबर 2FP। अब देखो यहाँ पे CP बराबर क्या है, कैपिटल R है, 2FP बराबर क्या है, F है। आगे करेंगे तो हो जाएगा F बराबर R/2। और यही हमको संबंध ज्ञात करना था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो ये जो है आप इसका निगमन देखिएगा, और जहाँ इसमें समझ में ना आया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो आपको एक बार पुनः इसको समझा सकें। वैसे उम्मीद करते हैं कि ये जो है हमने इतना डिटेल में इसको इतना स्लो बताया कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी जो है इसको उत्तल दर्पण के बारे या उत्तल दर्पण से इसका निगमन कैसे होता है इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।